जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सत्येंद्र जॉब वाला पर। साथियों, हिंदी की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ पढ़ाने से पहले हिंदी को, कि इसमें बहुत ज़्यादा अपवादों का सामना करना पड़ता है हमें हिंदी पढ़ते वक्त। और कई सारी किताबों में मैंने भी 3-4 किताबें खरीद रखी हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपवादों में ना पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अपवाद ढूंढने वाला अपवाद ही ढूंढता रह जाता है। तो इसलिए, और एक और बात, मैं हिंदी का विशेषज्ञ नहीं हूँ, ताकि आपको जो बिल्कुल बारीकियां समझा सकूं। मेरा केवल इतना माध्यम है आपको पढ़ाने का कि आप सफल हो जाएं, और बस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। और आपको भी विशेषज्ञ तो हिंदी का बनना नहीं है, तो फिर आप ध्यान रहे कि ज़्यादा डीप में ना जाएं। आपको अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अगर विशेषज्ञ बनना है तो फिर उसके लिए आपको हिंदी से PhD करें, और भी बहुत सारी डिग्रियां हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी की एक दो बातें मैं बता देना चाहता हूं आपको। एक शुरुआत है, एक वर्ण। सिलेबस का जिक्र मैंने पिछली वीडियो में कर लिया है। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो देख लें जाके। वो सिलेबस है, मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। वो सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो वर्ण, सबसे पहले हम एक, जब हिंदी की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि वर्ण वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है। किसकी? ध्वनि की। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना कर सकें, वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। चाहे तो आप लिख सकते हैं वर्ण। वर्ण तो लिखा हुआ है ही। ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके सार्थक टुकड़े लिख लो, या टुकड़े ना कर सके, टुकड़े ना हो सके। आप देखेंगे कि ये होता है हमारा वर्ण। वर्ण सबसे छोटी इकाई है ध्वनि की। अब हम देखते हैं वर्ण दो भागों में बटा हुआ होता है हमारा। किस किस में? एक स्वर में और एक व्यंजन में। स्वर में और व्यंजन में। साथियों, स्वर और व्यंजन, अभी हम वर्णमाला की ओर धीरे धीरे यहीं से चलेंगे। तो पहले समझने की छोटी सी चीज है, वर्ण को समझ ले रहे हैं। वर्ण, स्वर और व्यंजन दो भागों में बटा होता है। हम बात करेंगे स्वर की और व्यंजन की। साथियों, जब स्वर और व्यंजन की बात करेंगे तो एक बात और जो आती है इसके बाद में, वर्णमाला। जब इन दोनों का व्यवस्थित क्रम बनेगा तो हम बनेगी, फिर उसके बाद में बनेगी वर्णमाला। लिख ले रहा हूं, वर्णमाला। इसकी भी डेफिनेशन कई बार पूछ ली गई है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसा नहीं समझना कि डेफिनेशन किसी की, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डेफिनेशन ही पूछ लेता है। किस तरीके से? कि वर्णमाला कहा जाता है, ये क्वेश्चन हो गया। अब 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा आपको। वर्णों के क्रम को, व्यंजनों के क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या व्यंजनों के व्यवस्थित समूह को, या स्वरों के व्यवस्थित समूह को, इस टाइप से दे देता है। तो अगर आपको पता नहीं होगा इसकी वर्णमाला की परिभाषा तो आप नहीं लगा पाएंगे, एक नंबर आप गवा देंगे। इसीलिए हर एक चीज को ध्यान से देखते चले। वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों के, इसे शॉर्ट में सबसे ज्यादा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें ही रहने दो, काफी है, ये लिख दो, वर्णमाला कहा जाता है।
ये है। तो इस शब्द को हटा लेता है कहीं कभी ऑब्जेक्टिव में से, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ये गलत है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्योंकि हम वर्ण को व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं वर्णमाला में, आपने देखा है जब हम वर्णमाला लिखते हैं। अब एक बात और, जब वर्णमाला की बात आती है तो सब लोग घबरा जाते हैं कि यार वर्णमाला हमसे लिखनी नहीं आती। साथियों, अगर हमें हिंदी पढ़नी है तो ये तो हमें लिखना पड़ेगा, और ये से सीख लेना ही है आपको कि वर्णमाला लिखते कैसे हैं। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, छोटे से में लिख के दिखा देते हैं वर्णमाला लिखते कैसे हैं। सही है, थोड़ा दूर से लिख लेते हैं। एक यहाँ पे लिखे जाते हैं डे और ढे, ये वाले, ठीक है। इसके बाद में फिर आता है छ त्र गे, और एक हमारा होता है स्त्र, जिसे हम पढ़ते हैं, ये भी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको वर्णमाला लिख के दिखाई है, देखना आ रहा पूरा को। मैंने आपको वर्णमाला लिख के दिखाई, अ आ ई उ ऊ ऋ, ए ऐ ओ औ अं अः क ख ग घ ङ च छ ज झ ङ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स ह ड़ ड और ढ, छ त्र ग और स्र। साथियों, इसका क्रम भी कई बार गलत लिख देते हैं। सा ये बड़ा सा होता है, ये पेट चिरस है, और ये सफेद वाला। इनको हम बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखते हैं लिखते समय। बाकी देखिए कुछ नहीं है इसमें लिखने में, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। आप अगर ये याद कर लें प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, तो फिर आपको इसे लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे का आता है तो आगे की लाइन तो लिख ही लेते हैं हम सब। आपको पता है चा आता है, इसके बाद में का के बाद में चा वाली लाइन आती है, आगे की लाइन हम लिख ही लेते हैं। टा वाली लाइन आती है आगे, हम सभी लिख लेते हैं। तो ये चीज आपको याद आनी चाहिए, इसका क्रम उलट फेर हो जाता है लिखते वक्त आपसे। तो ये चीजें हमें ध्यान से देखनी है बस। साथियों, इसे लिखने के बाद ही हम वर्णमाला को कवर कर पाएंगे। इवन हम हिंदी की जड़ से ही यहीं से चलते हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन मतलब कम से कम 15 से 20 नंबर का नुकसान कर लेंगे आप अपना। तो ये चीज यहीं से शुरू होगी सारी कहानी, वर्ण की, व्यंजन की और स्वरों की, सभी यहीं से। तो इसलिए आपको ये पता भी है, ये स्वर कहलाते हैं और ये व्यंजन कहलाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, ये इसलिए मैंने लिखी है, जो नहीं लिखना जानते हैं वो इस तरह लिख सकते हैं, और मैंने लिखने का तरीका बता दिया है। ये मुख्य है। इसको लिखने का एक आसान तरीका है, इस वाले को मैं ये भी बता देता हूं आपको। 3 से होते हैं, ये आपको पता ही है। बीच में पेट चिरा वाला आता है, जिसका बीच में से पेट चिरा हुआ उसे बीच में लिख लीजिए। बड़ा व्यक्ति पहले आता है, बड़ा से पहले लिख लीजिए, सबसे छोटा बाद में आएगा। ये बात आपके समझ में आ गई। कितना आसान लिखने का तरीका बताया, तीनों से को समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ये आपको पता ही है, यहां से मैंने बता दिया। अगर आप ये लाइन याद कर लेते हैं क च टा ता पा, तो फिर मुझे लगता नहीं जरूरत है। ये 25 व्यंजन है, ये वाले इन्हें सबसे ज्यादा जरूरी होता है लिखना। इसके बाद में 2-3 लाइन है, ये अलावा स डा, इनको मैंने पूरी वर्णमाला लिखी है, लेकिन कुछ इनको नहीं लिखते हैं, इस वाले को और इसको, ठीक है। तो आप ये ना समझे कि मैंने जो जितना लिखा है, अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तब भी वर्णमाला चल जाती है, लेकिन पूर्ण रूप है ये वर्णमाला का, ठीक है। तो ये मैं समाप्त कर देता हूं, इसको वर्णमाला को यहां से मिटा देता हूं। इसके बाद में आगे समझाते हैं।
तो मैं सबसे पहले स्वर, अब समझाने जा रहा हूं मैं आपको स्वर के भेद। ये बाकी की बात सब खत्म करते हैं, आप इसको रोक के पॉज करके वीडियो को उतार लेना। चैप्टर आएगा इसके बाद में आपका स्वर के भेद। स्वर के भेद साथियों, स्वर के भेद मैं इसमें एक दो बातें छोटी छोटी आपको बता देता हूं। पहले आप ये समझ लें कि स्वर हमारे जो संख्या है, संख्याओं में कई बार विवाद रहता है, कोई 11 बताता है, कोई 13 बताता है, कोई किताब अलग अलग टाइप से बताती है। मैंने ये बात सबसे पहले क्लियर कर दी है आपको कि आप इस चीज़ों में ना फंसें, तभी बेहतर है कि वो किताब इतना बता रही है सर, वो किताब इतना बता रही है, ये चीज़ें इसमें नहीं फंसना है हमें, ठीक है, वरना आप त्रुटियां ढूंढते रह जाएंगे। तो मैं बता देता हूं आपको, मूल स्वर जो होते हैं हमारे 11 होते हैं, और उसके बाद में अंग और आहा को लगाने के बाद में 13 हो जाती है स्वरों की संख्या, ठीक है। तो अभी इसके बाद में मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं आपको, तो वो देख लेंगे। सबसे पहले मूल ह्रस्व स्वर, इसके बाद में मूल ह्रस्व स्वर, इसके बाद में मूल दीर्घ, और इसके बाद में आपको संयुक्त स्वर। ये आप समझ लीजिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में मैं आपको ये बता दूंगा कौन से स्वर को किस तरीके से तोड़ा जाता है, ठीक है। तो मूल ह्रस्व होते हैं हमारे आ, छोटी ई, सॉरी छोटा ऊ और ऋ। ये मूल ह्रस्व की स्वरों की संख्या होती है 4 हमारे। मूल दीर्घ होते हैं, इसके बाद में बड़ा आ लिख लीजिए आप, और बड़ी ई लिख लीजिए, बड़ा ऊ लिख लीजिए। ये मूल दीर्घ होते हैं हमारे 3, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसके बाद में संयुक्त, संयुक्त कौन कौन से हैं हमारे, एक होती है हमारी ए, एक होती है आई, और एक होता ओ, एक होता औ। ये मूल ह्रस्व, यानी ह्रस्व का मतलब होता है आपने पढ़ा है छोटा, ये ही चारों स्वर हैं जो छोटे हैं, और ये मूल हमारे। मूल दीर्घ, यानी कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा का आपको पता होगा, ये बड़ा है, बड़ी है, बड़ा हुआ है। ये मैं बता दूं ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, ये आपको शायद पता ही है। छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। इसके बाद में छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, सही है। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ये हमारे जो ये सारे मिलने के बाद में एक संधि स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से, ये और ये, यानी कि ये वाले और ये वाले, ये संधि स्वर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये मिलकर बने हुए हैं। ये वाले स्वर मिलकर नहीं बने होते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया, आ से मिलकर बड़ा आ बना है, ई से मिलकर बड़ी ई बनी है, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना है। और इनको भी मैं बता देता हूं, ये भी आपके मिलके बने होते हैं। कैसे देखते हैं, इसको भी समझा देते हैं। छोटा ए ले लीजिए आप पहले, तो छोटा ए मिलके बना होता है ए ऑब्लिक बड़ा आ प्लस छोटी ई ऑब्लिक बड़ी ई से। ये हो गया आपका बड़ा ए ऑब्लिक बड़ा आ प्लस ए, ठीक है। इसके बाद में आ जाता हमारा ओ को ले लीजिए, ए ऑब्लिक बड़ा आ प्लस ऊ या बड़ा ऊ हो सकता है। इसके बाद में आ जाता है औ, तो ये मिलके बना होता है आपका ए ऑब्लिक बड़ा आ प्लस ओ।
ये इनसे मिलके बने होते हैं साथियों। इसको आप नोट कर सकते हैं, किसी भी डायग्राम में बना सकते हैं इसको। ये मैंने आपको समझा दिया, ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये होंगे चारों, ये किसी से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अभी आप समझ पाए होंगे इन्हें संधि स्वर क्यों कहते हैं। क्योंकि ये संधि का मतलब है मेल, ये मिलके बने होते हैं, इसीलिए हम इन्हें संधि स्वर कहते हैं। आप समझ गए होंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये चीज है। ठीक है, इसके बाद साथियों, इससे अगला मैं आपको अब जो स्वर का मूल जो वर्गीकरण है वो दिखाने जा रहा हूं, इसको मिटाने के बाद देख लीजिए। ऊपर दिखे स्वरों का वर्गीकरण, राइटिंग वगैरह पे मत जाइएगा, काम करना है अपनों को। ठीक है, तो जो स्वरों का वर्गीकरण है देख लीजिए, वो कितने प्रकार से होता है। 4 प्रकार से होता है मुख्यतः। देखते हैं, सबसे पहले उच्चारण, ऑब्लिक मात्रा, ऑब्लिक समय के आधार पर ये देख लेते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं हमारे ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, ह्रस्व में आप देखेंगे, अरे भाई चल नाराज हो रहा, अ, ई और छोटा छोटा ऊ। और रे, इसके बाद में आ जाएगा दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और ए और आई, बस ये दीर्घ हो जाते हैं, सॉरी, ओ और औ। और प्लुत में आप जानते हैं ये वाला हो रहता है आपका, जैसे राम, हम एक लंबी आवाज के साथ जो आवाज, इसे वैसे संस्कृत में बोला जाता है मुख्यतः, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं मिलता, लेकिन हम फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। ओम जो जाप जो करते हैं वहां पे बोला जाता है प्लुत स्वर, या फिर जैसे राम रामायण में बोला जाता है वहां पे इसका प्रयोग होता है। आप समझ गए होंगे। ह्रस्व स्वर जिनके बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर इनसे ज्यादा समय लगता है इन्हें बोलने में, ये दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला, थोड़ा ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने ताकि अगले वाले में दिक्कत हो जाएगी, फिर इसको छोटा कर लेते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा वर्गीकरण। इसके बाद में हमारा होता है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सही लगेगा ना। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, प्रयत्न के आधार पर कौन कौन से होते हैं भाई। अग्र, पश्चिम, मध्य। अब बताइए अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। अग्र में आ जाएंगे हमारे दोनों ई और दोनों ए। मध्य में आप लिख लेंगे यहाँ पे आ, और बाकी जितने बचे सब इसमें पश्चिम में डाल दीजिए, कितना आसान है देखिए। बड़ा आ,
बड़ा के बाद बचेगा आपका इसमें ओ, औ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये है। इसमें आप ये डाल दीजिए और इसमें एक और भी लिख सकते हैं आप ओ, ये वाला ओ डॉक्टर वाला जो होता, ठीक है। दो बातें हो गई। उच्चारण, मात्रा या समय के आधार पर पूछेगा तो 3 प्रकार के, प्रयत्न के आधार पर पूछेगा तो 3, अग्र पश्च मध्य। अब आती है अगली बात साथियों, रोक के नोट्स बनाते चले इसका। ये चौथा देख लेते हैं क्या होता है हमारा, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ठीक है। देख ले रहे हैं कौन कौन से हैं, इतना लंबा नहीं बनेगा ये। ओष्ठाकृति के आधार पर होते हैं हमारे 3, कौन कौन से, वृत्ताकार, सॉरी इससे रेड से नहीं लिखते हैं, इससे लिखते हैं, वृत्ताकार, अवृत्ताकार और उदासीन। देखो कितना आसान है सर, लिखते हैं। वृत्ताकार में कौन कौन से हैं हमारे, जिन्हें बोलने से व्रत बनता है। ओष्ठाकृति यानी ओष्ठ की आकृति, होठों की आकृति से बोलते समय जिनमें व्रत बनेगा वो वृत्ताकार है, जिनमें नहीं बनेगा वो अवृत्ताकार है, और बाकी जिसमें कुछ नहीं बनेगा वो उदासीन है। उदासीन में केवल अ आता है हमारा, और वृत्ताकार में हम डाल देते हैं जिनमें व्रत बनता है वो बनते हैं दोनों ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और दोनों ओ बन जाएंगे, ठीक है। और इसमें तो बाकी रहेंगे ए, आई, और क्या रहेगा, बड़ा आ जाएगा, और कुछ रह गया इसमें, हाँ ये आपके वृत्ताकार उदासीन। देख लीजिए इनको। इसके बाद में एक और रह गया है, वो सबसे बड़ा है, ये है हमारा मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। साथियों इसे थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं ना, देखना दिख रहा होगा वहां का, अच्छा तो नहीं दिख रहा है तो एक काम कर लेते हैं, इसको मुखाकृति के आधार पर मैं एक बॉक्स में यहां डाल देता हूं, आप उनको देख लीजिएगा, यहां से लेकर वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं इनको। ये होते हैं समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। देख लीजिए, ये हमें देखो कितना आसान है इसे भरना, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। इसमें छोटी ई, छोटा ऊ, आ, ए, ओ, कितना आसान है। अर्धविवृत में हम भर देंगे छोटा ए, छोटा ओ। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। इसे भरना बहुत आसान काम है। छोटी ई छोटा ऊ इसमें डालिए, सॉरी बड़ा, छोटी ई वो सॉरी बड़ी ई बड़ा ऊ इसमें डालिएगा समृत में, बड़ी ई छोटी ई छोटा ऊ अर्धसमृत में डालिएगा, विवृत में डालिएगा बड़ा, बड़ी ए बड़ा ओ, ठीक है ये वाला। और छोटा ए और छोटा ओ डालेंगे ए यानी कि ओ अर्धविवृत में। इसे समझ गए होंगे आप। इनमें ज्यादा डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं, फिर भी बारीकी से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जहां जरूरत है मैं वहां पढ़ाऊंगा भी बारीकी से, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उससे इसी लिहाज से पढ़ रहे हैं हम, एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं, ये बात हमें ध्यान देने वाली है। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है अगर आप इसके हिसाब से बनाएंगे, बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाया हूं, लेकिन आप ऐसा ही बनाइएगा। स्वरों का वर्गीकरण डालिएगा, यहाँ पे उच्चारण, मात्रा, समय के आधार पर 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, प्रयत्न के आधार पर डालिएगा, ये ऐसा करके। ओष्ठाकृति के आधार पर
और प्रयत्न के आधार पर ये बताना मैं भूल गया था, ये होता है हमारा जैसे हम बोलने का प्रयत्न करते हैं, ई ये आगे अग्र से बोले जा रहे हैं। पश्चिम में जाएंगे अ ओ उ ओ, ये पश्चिम से बोले जाएंगे। मध्य से केवल ए बोला जाता है, जीभ की बात चल रही है। ओष्ठ आकृति, ये ओठों की आकृति के हिसाब से बनाया गया है इनका वर्गीकरण, और ये मुख की आकृति के हिसाब से बनाया, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। तो मेरे हिसाब से ये समझा पाया होऊंगा मैं। अब एक दो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लें, नोट्स बनाते चलें, शुरू से चल रही है हिंदी, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब एक दो चीजें हैं छोटी छोटी जो नोट करनी है आपको। नोट करने वाली बात यह है, ये ठीक है, नोट डाल के लिख लें। सभी स्वर अल्पप्राण व सघोष होते हैं, ये लिख लीजिए। ये अभी बाद में काम करेगा आपके, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तब तो वो पूछेगा, जैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन सा है, 3 व्यंजन दे देगा, 1 स्वर दे देगा, तो आपको 3 व्यंजन जो देगा वो अल्पप्राण वाले नहीं देगा, वो महाप्राण वाले देगा, तो आपको वहां से स्वर उठा लेना है। तो सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, ये बात याद रखने की है, और सघोष होते हैं, ठीक है। या फिर क्या करेगा वो, सभी जो है सघोष की बात करेगा, जब सघोष पूछेगा तो वो क्या करेगा, आपको अघोष व्यंजन दे देगा और 1 स्वर दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं, ना कि अघोष होते हैं, ठीक है। तो ये अभी जब सघोष अघोष पढ़ाऊंगा मैं तब ये बात समझ में आएगी, अभी आप फिलहाल में इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद एक छोटी सी बात और है कि जिनके उच्चारण में, दूसरा नोट, ये पहला नोट था, दूसरा नोट डालेंगे, जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्नुनासिक। क्या बोलते हैं हम, निर्नुनासिक। यहां पे डाल देता हूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं, निर्नुनासिक। ये दूसरा था हमारा नोट, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, जैसे हमारा ए, बड़ा आ और छोटी ई, इनमें केवल मुख से हवा निकलती है, तो ये निर्नुनासिक कहलाते हैं, ठीक है। एक और रहता है इसका अनुनासिक, यहां पे लिख लीजिए आप। ये कई बार पूछा गया है, वो क्वेश्चन है, ये सब कलेक्ट करे हुए जो पूछ लिए गए हैं, इसीलिए आपको बार बार बता रहा हूं। अनुनासिक, अनुनासिक जिनमें बोलते वक्त हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, वो अनुनासिक कहलाते हैं। इसे भी लिख देता हूं मैं आपको, जिसके उच्चारण में, या जिनके उच्चारण में हवा मुख एवं नाक दोनों से, बस इतनी काफी है ना, दोनों से निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं, जैसे हमारे हो गए ये वाला हो गया, ये चंद्रबिंदी वाले होते हैं, ठीक है। ये अनुनासिक कहलाते हैं हमारे। ये 2 बातें हो गई, ठीक है, 3 बातें हो गई। अभी एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं, वो और देख लीजिए बस। कंठ, सॉरी, तालव्य, ओष्ठ और कंठ तालव्य, कंठ तालव्य और कंठोष्ठ है।
कंटोस्ट, ठीक है। ये देख लीजिए आप, कंठ है हमारे होते हैं ए, ठीक है, और बड़ा आ। तालव्य होती हैं ई, ओष्ठ्य होते हैं उ, और कंठ तालव्य। कंठ और तालव्य से जो बनता है, देखिए कंठ और ए और ई से क्या बनता था हमारा, ए। और कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ्य से जो मिलकर बनते थे हमारे, वो होते हैं हमारे कंठोष्ठ है, ठीक है। तो क्या बनता था दोनों, ओ और औ, ठीक है साथियों। मैं समझा पाया होऊंगा आपको पूरा। ये है स्वरों का वर्गीकरण। ये एक सुंदर सा नोट्स आप बना के चलें ताकि लास्ट में आपको रिवीजन के लिए काम आए। मैं बता देता हूं, ये मैंने वो कलेक्शन किया हुआ है पढ़ाने के लिए जो एग्जामों में लगातार रिपीट होता रहा है, ठीक है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।